नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले अनंतनाग की तरफ चलेंगे। आपको बता दें कि हेपेटाइटिस के मामले दिन ब दिन अनंतनाग में बढ़ते जा रहे हैं। कायमोह इलाका है जो कि हेपेटाइटिस के प्रकोप से यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे हेपेटाइटिस का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ पहले भी हेपेटाइटिस से एक बच्चे की मौत हुई थी और एक और बच्चे को हेपेटाइटिस की वजह से अपनी जान को गंवाना पड़ा। पूरा मामला अनंतनाग के कायमोह इलाके का है, जहां पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि दिन ब दिन हेपेटाइटिस के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस बीच इन्फेक्शंस बच्चों में काफी ज्यादा पाई जा रही है और जहां पर एक बच्चे की मौत का जो वाकया है वो सामने आया था, उसके बाद एक और बच्चे की जिसकी उम्र 9 साल की बताई जा रही है, हेपेटाइटिस की वजह से उसकी भी मौत हो गई है। अब प्रशासन इस पर क्या कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण जो बताया जा रहा है कि गंदा पानी होने की वजह से हेपेटाइटिस तेजी से बच्चों में फैलता जा रहा है और जिस बीच 2 बच्चों की अभी तक कुल मिलाकर मौत हेपेटाइटिस की वजह से हो चुकी है और वहीं पर बाकी जो बच्चे हैं वो अभी भी इन्फेक्टेड है और उनको अगर सही वक्त पर इलाज नहीं दिया गया तो ये जो संख्या है ये बढ़ सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे हेपेटाइटिस का जो शिकार है वो होते जा रहे हैं और कारण सिर्फ इतना है कि गंदा पानी की जो सप्लाई है वो कायमोह इलाके में की जा रही है, जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं ये हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं और वहां पर हॉस्पिटल में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और जो बच्चे इन्फेक्टेड है उनको किस तरीके से इलाज दिया जा रहा है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हामिद भट्ट हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, तो हामिद से जानते हैं। हामिद, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कारण बताए जा रहे हैं कि गंदा पानी की वजह से ये जो हेपेटाइटिस है ये बच्चों में तेजी से फैलता जा रहा है और जहाँ पर जब पहले बच्चे की मौत हुई थी तो उस समय एहतियात क्यों नहीं बढ़ते गए, क्योंकि जिस वजह से इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है आने वाले समय में ये और संख्या बढ़ सकती है। हाँ, इसमें तो एहतियात लिया गया। पहले किसी को मालूम नहीं था कि ये पानी गंदा पानी वजह से ये हेपेटाइटिस बी बच्चे में फैल रहा है। बाद में जब इसका टेस्ट किया गया उसके बाद ही प्रशासन को पता चला, जहाँ पे उन्होंने डॉक्टरी टीम भी भेजी गई और वहाँ पे फिल्टर का जो पानी उसका भी टेस्ट लिया गया। लोगों के जो वहाँ पे उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया के बाद ही प्रशासन पूरी तरह से जवाब की और उन्होंने वहाँ पे कई सारे कदम उठाए। 100 बच्चों की वहाँ पे खून के नमूने लिए गए जो लेबोरेटरी को भेजे गए। यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सारे काम छोड़कर प्रशासन को इस पे लगना चाहिए, क्योंकि 2 बच्चों की मौत वहाँ पे वाक़ा हुई है, जिसका जो एक 4 साल की थी और आज जिस बच्चे की मौत हुई है वो 7 साल की है और कई सारे बच्चों में ये इन्फेक्शन फैल गया है, जहाँ पे डॉक्टरों ने कई सस्पेक्टेड बच्चों की जब उनको बुखार लगा या कुछ और उनको परेशानी थी उनके नमूने लिए गए जो 100 के करीब है, उनको लेबोरेटरी के लिए भेज दिया गया। जी बिल्कुल, आपसे हामिद ये भी जानना चाहूंगी तरीके से ये संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में किस तरीके से जो सुविधा है वो उन बच्चों को दी जा रही है जो कि इन्फेक्टेड है, क्योंकि अगर गंदे पानी की सप्लाई इस इलाके में होगी तो ना सिर्फ बच्चों में बल्कि जो बड़े लोग हैं उनमें भी हेपेटाइटिस क्या जो लीवर की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। इस बीच बहुत जरूरी है कि इसको लेकर हॉस्पिटल्स में भी जो इंतजाम है वो किए जाए। हाँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, मगर वहाँ पे भी डॉक्टर क्या करेंगे जब ये इन्फेक्शन उनके अंदर फैल गया है। अभी तक तो उनको फीवर की परेशानी थी, फीवर वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में उनको लिया गया है, कोयमू या यारीपोरा हॉस्पिटल में उनको लिया गया, वहाँ से डॉक्टरों ने जांच की, मगर उनको पता ही नहीं चला कि इनको हेपेटाइटिस बी हुआ है। जो वहाँ पे टंकी है जिससे वहाँ से वो पानी लिया जा रहा है वो पानी गंदा है। बताया जा रहा है कि जो अभी जानवरों में जो बीमारी फैल गई थी तो लोगों ने उनको वहीं पे उसमें डंप कर दिया। उसके बाद ही वहाँ पे लोगों को पता चला कि वहाँ पे ये हेपेटाइटिस बी इसमें वहाँ पे पानी में फैल गया है और डॉक्टरों ने भी इस पे जो मायरा की मौत वाक़ा हुई है उसको तस्दीक कर दिया कि उसकी मौत जो है वो हेपेटाइटिस बी की वजह से ही हुई है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल हामिद मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि जानवरों को वहाँ डंप किया गया था और जिसकी वजह से ये जो बीमारी है अब बच्चों में इन्फेक्शन इसकी होना शुरू हो गई है, क्योंकि जो सप्लाई है वो गंदे पानी की जा रही है, तो यहाँ पर लापरवाही दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। आम जनता की तरफ से भी जो है वो पहले इस तरीके से जानवरों को डंप किया गया उस जगह पर और साथ ही साथ दूसरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन गंदा पानी की जो सप्लाई है वो कर रही है, तो उसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन क्या निकल सकता है और किस तरीके से इस पर सरकार काम करेगी, क्योंकि आने वाले समय में और भी तेजी से हेपेटाइटिस बच्चों में फैल सकता है।
हाँ, वहाँ पे लोगों के भी एक ये परेशानी ये है कि उन्होंने गंदा पानी जो है वहाँ पे प्रशासन ने लिया है, जो वहाँ पे सोर्स है पानी का वो गंदा पानी है, उसमें काफी सारे मलबा जाता है, जो लैट्रिन का पानी निकलता है वो भी उसी में जाता है, जो पेट्रोल मिट्टी होती है उसी में चला जाता है। अभी जो जानवरों में जो बीमारी फैल गई थी उनको भी उसी में डंप किया गया है। बीमारी तो फैलेगी फैलेगी, पहले तो उनको प्रशासन को वो चाहिए कि वहां से वो उस पानी की जांच करे जो वहां से सोर्स दिया जा रहा है। फिल्टर प्लांट तो वहीं पे लगाया गया है, कई सारे गाँव को वो पानी सप्लाई किया जा रहा है, मगर और किसी गाँव में अभी तक ये देखने को हेपेटाइटिस बी देखने को नहीं मिला है। मगर इस गाँव में पूरी तरह से इस गांव को उसने हेपेटाइटिस बी ने अपने लपेटे में ले लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हामिद भट्ट। और वहीं पर काहीमो इलाके में हेपेटाइटिस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, जहां पर अभी तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है हेपेटाइटिस के चलते। और वहीं पर जो बाकी बच्चे हैं वो भी उनमें इन्फेक्शन पाई जा रही है और जिसको लेकर उनका इलाज तो अस्पताल में चल रहा है, लेकिन जो पानी की सप्लाई है उसको लेकर अभी तक कोई भी इंतजाम यहाँ नहीं किया गया जिससे कि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो चलिए बात करते हैं मौसम के मिजाज की। और वहीं पर सफेद चादर बर्फ की ढकना शुरू हो गई है और इसका असर मुगल रोड पर देखने को मिल रहा है। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी है और बफलियाज से पीर गली तक रोड को साफ कर दिया गया है, जिसके बाद से दोपहर तक ये पूरा काम पूरे होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यातायात पर भी जो असर है वो तब देखने को मिलता है जब बर्फबारी होती है। और मुगल रोड पर बर्फ हटाने का जो काम है वो जारी है और ये भी बताया जा रहा है कि बफलियाज से लेकर पीर गली तक ये जो रोड है इसे साफ कर दिया जाएगा दोपहर तक और यातायात को भी सुचारू तरीके से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में तब्दीली हुई, मौसम ने करवट बदली, बर्फबारी शुरू हुई, बर्फबारी शुरू होने की वजह से मुगल रोड पर जो यातायात है वो प्रभावित हो गया और जिसके बाद से अब बीआरओ द्वारा जो है वो बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। और बर्फ हटाने के काम के साथ साथ मुगल रोड से लेकर ये जो पूरा बर्फ है ये बफलियाज इलाके से पीर गली तक हटाई जाएगी और इसके बाद से दोपहर तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मूवमेंट पर क्या कुछ असर पड़ेगा इसका और किस तरीके से इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी, क्योंकि अब यातायात के लिए कौन सी गाड़ियों को खोला जाता है और डाइवर्जन्स क्या दी हैं, अल्टरनेट रोड क्या दिया, ये डाइवर्जन्स क्या होंगी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सनी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो सनी से जानते हैं। सनी, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि संभावना जताई जा रही है दोपहर तक ये पूरा जो काम है बर्फ हटाने का ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद से मूवमेंट को लेकर क्या कुछ खबर आ रही है कि मूवमेंट को किस तरीके से शुरू किया जाएगा और खासकर बात करते हैं कौन से गाड़ियों को मूवमेंट करने के जो एलो है वो यहाँ पर अलाउ किया जाएगा? आज सुबह से ही मुगल रोड पर जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू कर लिया गया है और जब मेरी वहां से अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि 2 से 2:30 बजे तक जो है मुगल रोड को पूरी तरह से साफ कर लिया जाएगा और 3 बजे के लगभग मुगल रोड को गाड़ियों के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। पर अभी भी वहां पर कुछ ऐसे मुगल रोड की थोड़ी दूरी पर जो बर्फ की अगर बात करें तो वहां पर 1 से 2 इंच बर्फ जो है अभी भी वहां पर है और बहुत तेजी से बर्फ हटाने का काम जो है वो चल रहा है। लगभग 2 से 2:30 बजे तक मुगल रोड को साफ करके गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। सनी, आपसे सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जिस तरीके से मौसम कभी भी करवट बदल सकता है, उस बीच इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर मुगल रोड पर क्या तैयारी की गई है कि एहतियातन तौर पर अगर कोई गाड़ी वहां फंस जाती है या कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो इमरजेंसी सर्विसेज उन गाड़ियों को किस तरीके से दी जाएगी? जी बिल्कुल, अगर इमरजेंसी की बात करें तो सेना और पुलिस की जो सेवा है वो हमेशा ही हमने मुगल रोड पे देखा है कि सेना हो या पुलिस हो, अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है या इमरजेंसी होती है तो सेना या पुलिस की मदद से वहां से उसको निकाला जाता है। और पिछले दिनों भी हमने देखा था कुछ लोग वहां पर फंसे थे जिन्हें सेना की मदद से वहां से निकालकर सेफ जगह पर पहुंचाया था और अभी भी वहां पर बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से मुगल रोड बंद कर दिया जाता है तो उस बीच डाइवर्जन्स रखी जाती हैं, अल्टरनेट रोड्स निकाले जाते हैं, तो अल्टरनेट रोड्स और डाइवर्जन्स में क्या किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि अगर वहां पर मूवमेंट को सारा बहाल किया जाएगा तो उस बीच उसका भी रिपेयरेंस होना और उसका भी ध्यान रखना, उसकी मेंटेनेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी आपको बता दूं कि अगर मुगल रोड
पर जब भी बर्फबारी होती है तो जम्मू के रास्ते ही लोगों को कश्मीर जाने का ये कहा जाता है, क्योंकि मुगल रोड के रास्ता कोई और रास्ता नहीं है मुगल रोड की तरफ से कि अगर किसी गाड़ी को यहाँ से छोड़ा जाए। पर अगर जब मुगल रोड को पूरी तरह से साफ कर लिया जाता है, प्रशासन की तरफ से इजाजत दी जाती है, उसी के बाद ही लोगों को जाने की इजाजत मुगल रोड के रास्ते दी जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी, और वहीं पर आप देख रहे हैं कि मुगल रोड पर बर्फ हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है, और ये भी संभावना जताई जा रही है कि दोपहर तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद से बफलिया से लेकर पीर गली तक ये जो रोड खुलने की संभावना जताई जा रही है और मूवमेंट को भी बहाल किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कठुआ के हीरानगर इलाके की, क्योंकि कठुआ के हीरानगर इलाके में चोरियों की जो घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर हमें चोरी की घटनाएं यहां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि एक साथ 16 दुकानों के जो ताले हैं वो तोड़े गए हैं। और हीरानगर इलाके का ये जो हीरानगर मोड़ है, यहाँ पर ये पूरा मामला कल देर रात पेश आया, जहाँ पर हीरानगर मोड़ इलाके में एक साथ 16 दुकानों के जो ताले वो तोड़े गए। और इसके साथ साथ ये जो घटना है चोरी की, ये लकीर पीट की है, जो कि हीरानगर पुलिस के अंडर आता है। और पुलिस अब चोरी की घटना के बाद से जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाल रही है। और ये ऐसा पहला मामला नहीं है जो कि जम्मू के कठुआ के हीरानगर से सामने आया है। इससे पहले भी चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, अलग अलग जिलों से ये खबरें आ रही हैं। खासकर बात करते हैं कठुआ और सांबा के, तो कठुआ और सांबा के अंतर्गत जितने एरियाज हैं वहां पर चोरी की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और इस बार ये देखने को मिल रहा है कि एक साथ कई दुकानों के जो ताले हैं वो तोड़े गए, और एक ही दिन में ये 16 दुकानों को चोर अपनी सेंध मारने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि अब इस फुटेज के आधार पर आगे चोरों की शिनाख्त की जा रही है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए रंजीव हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। रंजीव से जानते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। रंजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक साथ 16 दुकानों के जो ताले हैं वो तोड़े गए हैं, तो कुल मिलाकर बात करें तो कितना नुकसान इन लोगों को हुआ है इन 16 दुकानों में जहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है? इसमें कुल मिलाकर अभी तक कितना नुकसान अप्रोक्सीमेट बताया जा रहा है? पल्लवी, मैं आपको बताऊं कि ये बीती रात की जो घटना है हीरानगर मोड़ की, इसमें करीब 16 से 18 दुकानों के ताले जो हैं उनको टूटने की खबर सामने आ रही है। और इन दुकानों जो चोर था उसने सामान पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दुकान है जो मोटरसाइकिल बुलेट की रिपेयर की दुकान थी, वो एजेंसी, उसके बाहर खड़ा एक मोटरसाइकिल था, उसको उठा लिया गया है। उसके बाद कुछ टायर थे उसको भी लेके गया। बाकी सभी ज्यादातर दुकानों के जो पैसे रखने की जगह गल्ला होता है उस पर भी उसने हाथ साफ किया है। और जितने भी अब गल्ले में खुले पैसे थे, लोग पूरा आंकलन नहीं लगा पा रहे हैं, फिर भी पुलिस जो है इसकी पूरी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। और साथ में पुलिस के ऊपर एक प्रेशर जो लोगों का भी है कि जल्दी से जल्दी जो सीसीटीवी फुटेज में चोर की पूरी फुटेज जो है वो कैमरे में कैद हुई है, उसको लेकर भी लोगों का प्रेशर है पुलिस पर। और पुलिस बड़ी तेजी से एक्शन कर रही है, जगह जगह पे नाके लगाकर लोगों से पूछताछ कर रही है और दिखा रही है उसको फुटेज। लेकिन इस वारदात ने हीरानगर इलाके में जो दहशत फैलाई है वो इतनी दहशत कभी लोगों में पहले नहीं देखी। जी पल्लवी। रंजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों ने क्या पुलिस को कोई हिंट दिया है, क्या उन्होंने किसी ऐसे संदिग्ध लोगों को देखा हो वहां पर घूमते हुए? क्योंकि अगर एक साथ 16 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं तो उसका मतलब वो चोर पहले भी वहां पर आ चुके हैं, हर चीज पर ध्यान रखा गया है, उसके बाद आकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पल्लवी, इस संबंध में एक तो जानकारी पुलिस को अभी लोग साझा करने वाले हैं कि शायद लोकल लोग उसको पहचानते होंगे, लेकिन पुलिस के डर के कारण पुलिस कुछ लोग सामने भी नहीं आते। लेकिन जितनी हमें अंदर से खबर मिल रही है कि अभी तक पुलिस से हमारी जो बात हुई तो पुलिस ने इस बारे में अभी पुलिस अनुविज्ञ है, क्योंकि इलाका इस तरह का है कि यहाँ पर कोई बस स्टैंड है, नेशनल हाईवे, लोग आते जाते रहते हैं।
लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। यहाँ पर लोगों को पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। पर सीधी जो फुटेज है इसके ऊपर आपने भी देखा तस्वीरों में भी कि किस तरह से उसने मुंह पे रुमाल बांधा, टोपी पहनकर एक रॉड हाथ में लेकर वो लगातार दुकानों के ताले तोड़ता रहा और जो पैसे रखने की जो है वहाँ पे जो है उसको नकदी पर हाथ से करता है। बिल्कुल रंजीव, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि इन 16 दुकानों में चोरी एक साथ हुई है, तो क्या इससे पहले इस इलाके में और भी चोरी की घटनाएं देखने को मिली हैं और क्या पुलिस आज तक उन चोरों को पकड़ पाई है? बात करूं तो पिछले 6 महीनों की तो यहाँ पे कम से कम पूरे हीरानगर थाना क्षेत्र 7 थाना क्षेत्र की बात करूँ तो दर्जन बार चोरियां जो हो चुकी है। अब तक पुलिस ने छोटी मोटी चोरियों को तो बरामद कर लिया, लेकिन कई चोरियां अभी बरामद करना बाकी है पुलिस के लिए, क्योंकि पंजाब साथ लगता है जी, तो साथ लगता है। चोर अंजाम देते हैं वारदात को, फिर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। अगर पुलिस क्लू मिल जाए तो पुलिस पकड़ कर लाती है और कई बार हमने देखा पुलिस ने चोर पकड़े भी हैं, लेकिन अभी इस मामले को लेकर लोगों का पुलिस के प्रति रवैया इतना नर्म नहीं दिखा रहे। लोग कह रहे हैं कि इस इतनी बड़ी वारदात को पुलिस को जल्दी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हीरानगर मोड़ पे रिहायशी घर भी बहुत ज्यादा रहते हैं, लोग दहशत में आ चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए इस घटना पर। तो एक साथ 16 दुकानों के ताले देर रात तोड़े गए और उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि कुछ दुकानों का नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ दुकानों में चोरी करने के लिए जो चोर थे वो विफल साबित हुए, लेकिन यहाँ पर अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले का कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो चलिए अब हीरानगर के बाद सुरनकोट की तरफ चलते हैं। सुरनकोट में जर्जर हालत में जो तहसील ऑफिस है वो पहुंच चुका है। ये तहसील कॉम्प्लेक्स की हालत बहुत ही ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है और बड़े हादसे को दावत देता हुआ तहसील की इमारत हमें नजर आ रही है। अब कुंभकर्ण की नींद यहाँ पर प्रशासन सोया हुआ है, क्योंकि आज सरकारी बिल्डिंग की तरफ ही प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि तहसील कॉम्प्लेक्स जो कि एक बड़े हादसे को दावत दे सकता है। आपको दिखाएंगे विजुअल्स की किस तरीके से जो तहसील कार्यालय है वो जर्जर हालत में पहुंच चुका है और प्रशासन इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। स्थानीय लोगों की तरफ से इसको लेकर कोई भी जो बार बार मांग उठाई जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसको लेकर आज तक कोई रिपेयरेंस का इसको लेकर काम नहीं किया गया। और खासकर बात करते हैं तहसील कॉम्प्लेक्स की, तो ये तहसील कॉम्प्लेक्स सरकारी बिल्डिंग है जहां पर सरकार अपनी ही बिल्डिंग को रिपेयर नहीं करवा पा रही है। वहां पर लोगों की मांगों को कब सुनेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में ये तहसील कॉम्प्लेक्स पहुंच चुका है। इसकी हालत किस तरीके से है वो आप तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर प्रशासन पर उठता है कि सुरनकोट में प्रशासन द्वारा इसको लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया और किस तरीके से सरकारी बिल्डिंग्स का जो रिपेयरेंस है वो होना जरूरी है, लेकिन वो भी यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा। जहां पर अभी तक सरकार अपनी ही बिल्डिंग्स को रिपेयर नहीं कर पा रही है, वहां पर वो लोगों को किस तरीके से जो है वो पूरी मुहैया करवाएगी। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए आकाश मलिक हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। तो आकाश से जानते हैं। आकाश, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो तहसील कॉम्प्लेक्स है ये कितने सालों पहले निर्माण हुआ था इसका? जी पल्लवी, ये जो तहसील कॉम्प्लेक्स सुरनकोट है 1984 में इस बिल्डिंग की तामीर हुई और इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया। उसके बाद जो है काफी सालों में बिल्डिंग चलती रही। उसके बाद कई बार ज़लज़लों के इस बिल्डिंग को नुकसान भी पहुंचा। आज भी जो है बिल्डिंग जो है खतरे का शिकार है। बिल्कुल, आपसे आकाश ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से तस्वीरें हम साफ देख सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन में ये जो तहसील कॉम्प्लेक्स है ये पहुंच चुका है, तो क्या इसको लेकर आज तक कोई रिपेयरेंस का काम नहीं किया गया, मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया? क्योंकि अगर ये तहसील कॉम्प्लेक्स है तो क्या इसका आगे बेनिफिट जो है वो सुरनकोट के लोगों को मिल रहा है अभी?
जी पल्लवी, इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा, उनका ये भी कहना है कि मौजूदा जो एडब्ल्यू है उनसे भी अभी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले इसको अनसेफ करार दिया गया है। बात करें यहाँ पे 4 से 5 डिपार्टमेंट जो है इस वक्त भी ऑफिस रखते हैं। एसडीएम सुरनकोट बैठती है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार और 2 जजीज भी बैठते हैं। तमाम कम से कम 500 से 1000 लोग जो है इस बिल्डिंग के अंदर जाने से भी जो है वो डरते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं आकाश की, इसे अनसेफ बिल्डिंग करार कर दिया गया है और उसके बाद भी इसको काम में लाया जा रहा है, तो ये सामने लापरवाही जो है वो प्रशासन की देखने को मिल रही है। क्योंकि जो बिल्डिंग अनसेफ है और डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि ये बिल्डिंग अनसेफ है और उसी को तोड़े बिना, मतलब उसे हटाया भी नहीं जा रहा और उसी से उस पर लोग काम कर रहे हैं अंदर बैठकर। जी बिल्कुल। तो उसको लेकर अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया कि खासकर जो लोग वहां पर काम करने के लिए आते हैं उनके द्वारा भी आवाज नहीं उठाई गई है? जी, वहाँ पे जो वुकला हजरात हैं, कल उनकी तरफ से एक डिमांड रखी गई है कि कई बार उनने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात की है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को अभी तक किसी ने जो है इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बिल्डिंग, ये हालत जो है वो खराब हो गई है और उसके बाद भी अभी तक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इसे अनसेफ बिल्डिंग करार दे दिया गया है, लेकिन इसके बीच में आज भी सरकारी मुलाजिम बैठकर काम करते हैं। तो अगर कल को ये बिल्डिंग गिरती है तो उससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उन्हें भी, उनकी जान पर भी हानि हो सकती है। सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन योजनाओं का गरीबों को बहुत कम लाभ मिल रहा है। सरकार की इन योजनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री आवास योजना। जम्मू के मड़ ब्लॉक के गांव पतनियाल में के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का आरोप है कि सरकार की इस योजना का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है और आज भी वो पक्की छत के लिए तरस रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए कई बार आवेदन किया, लेकिन आज तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है। कच्चे मकान 2 कमरे मेरे कच्चे ने जी। बारिश बढ़ती है, सारा पानी अंदर पौंदा है। लेकिन लिखने वाले बड़े बड़े आए, लिखा कुछ नहीं है, साड़ी सुनवाई नहीं, कोई आया नहीं इधर। असें कोई गरीब आदमी कोई पैसा नहीं थोया, बड़ा मुश्किल होंगे। बरसात थोड़ी जी, जो बारिश पड़ती है इन्ना पानी बाहर नहीं जिन्ना अंदर होंगे। कपड़े गिले होंगे, दाना फाका जो भी होंगे सारा भी गिला हो जाता है। तो डरदे अस अंदर सौंदे भी नहीं इत्थे जी, बड़ा मुश्किल है। बड़े टुटी गेदे ने ते असें कोई सुविधा नहीं मिली है जी। वो बड़े लोगों को मिला जी, इधर तो कोई चेक करने भी नहीं आया। आखो सानू पाजदन कोई मिलता है, आ गरीब लोग आ, सारी कोठी चौंदी बिच सारा पानी अंदर आंदा है। हाँ ते सानू मिलदा नहीं किश ने, बड़े लोकें मिली जंदा, असें किश नहीं मिलदा। सही तो कोई आंदा भी नहीं है, मौका नहीं कोई दिक्खन आंदा है। जेह्ड़े हुण बने दे ने ते ओह् भले नहीं आंदे है। बड़े लोकें दी मदद करदे, साडी नहीं करदे, साडी कोई गल नहीं सुनदा। किन्ने साल होए फार्म भरदे ते इंतजार करदे? 3-4 साल होई असें फार्म भरदे। हाँ कोई नहीं आया है। फार्म भरिए ते देई ओड़ने ते बस अग्गों कक्ख भी नहीं करदे। जेल्लै इलेक्शन होंदी ओल्लै ते आखदे होने बस। हाँ ओल्लै आखदे वोट दिओ वोट दिओ वोट दिओ, वोट ले लैंदे ते अग्गों कक्ख भी नहीं करदे साडा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर पसरी गंदगी मंदिरों के शहर की छवि खराब कर रही है। रेलवे स्टेशन के बाहर जगह जगह पर फैली गंदगी सरकार की स्वच्छता अभियान की पोल खोल रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के मुताबिक वो जम्मू कश्मीर की सुंदर छवि लेकर यहां घूमने के लिए आए थे, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर फैली गंदगी ने उन्हें मायूस किया है। रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय की साफ सफाई को लेकर भी पर्यटकों ने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सोच के आए थे, बहुत अच्छा है। यहाँ आके क्या देखने यहाँ तो गंदगी बहुत है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन रास्ते का सुरक्षा कैसा है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो देखना चाहिए वो है नहीं। तो गंदगी से तो बहुत सी समस्याएं होती हैं, ऊपर से सफर करके आते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आपको क्या प्रॉब्लम तो अभी क्या है, यहाँ का लोकल तो कुछ बता नहीं सकते, अभी इतना जानकारी नहीं है। गंदगी तो दिखता ही है। गंदगी रास्ते का ये हालत है, पब्लिक आता है कैसे जाएगा, वो दिखता ही है। दिक्कतें हैं, दिक्कतें तो यहाँ पे कुछ जगह पे गंदगी नजर आ रही है हमें। वॉशरूम कैसे हैं यहाँ के? जैसे चाहिए वैसे नहीं है,
थोड़े साफ सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, जो अभी नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे बस स्टैंड पे मुझे। तो इसकी वजह से टूरिस्ट लोगों को जो एक्सपेक्टेशन होती है क्लीनलीनेस के बारे में, तो वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही उतनी। ऐसा लगता नहीं कि जम्मू जैसा शहर हो तो इतना अच्छा होगा, हमें लगता था बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि गंदगी के हिसाब से और साफ़ सुथरा रोडवेज वगैरह, ये बस स्टैंड है, बहुत सारे धर्मस्थल है यहाँ पे, इससे कोई मायने नहीं रखता मैडम। यानी कि एंट्री करते ही आपको एक अच्छी साफ सफाई देखने को नहीं मिली? नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।